चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद इन फिनिश गुड्स और इन स्टॉक इन ट्रेड। ये हमने पिछली क्लास में किया था। और मैंने बताया था कि इन्वेंट्री बेसिकली चार तरह की होती है। एक रॉ मटेरियल की होती है, एक डब्ल्यूआईपी होती है, एक फिनिश गुड्स होती है, एक स्टॉक इन ट्रेड होती है। अभी जो रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री है वो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमर लग गई। तो बची तीन तरह की इन्वेंट्री। कौन सी वाली? डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। वो चेंज इन इन्वेंट्री की तरह डील होता है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। ठीक है। अगर हम बोले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन अभी लेके चलते हैं। स्टॉक, सुनो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो होता है वो होता है कि आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा और सेल कर दिया मार्केट में। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि आपने बना बनाया हुआ सामान लिया किसी से और फिर उसको बेच दिया। ये फर्क है। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड लिया, उसको प्रोसेस किया, तो वो भी आपका मटेरियल कंज्यूम बन जाएगा। आपने पेपर लिया किसी से, पेपर मर्चेंट से रीसेल के लिए। ठीक है जी। पेपर लिया रीसेल के लिए, वो स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन अगर आपने पेपर लिया, उससे नोटबुक बनाए, रजिस्टर बनाए, यूटी नोटबुक बनाए, स्पाइरल बनाई, रूल्ड बनाई, प्लेन बनाई, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था। ठीक है। बारी आती है हमारे पास क्या? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपके बुक में या जो आपके सिलेबस में, वो दो तरह का होता है। डायरेक्ट होता है और क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। दोनों तरह का होता है। तो अगर हम बोले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो लेके चल रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पर दो तरह के। एक हम लोग लेके चल रहे हैं डायरेक्ट वाले, और एक लेके चल रहे हैं हम लोग क्या? इनडायरेक्ट वाले। ये बुक में दे रखा है सिर्फ समझाने के लिए, हम लिखिंग विद यू। तो डायरेक्ट में क्या क्या लेके चल रहे हैं? आगे है बेटा, आगे आ जाओ, बस आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, पीछे नहीं। वो एक सीट इधर हो जाओ थोड़ा सा। तो क्या है देखो जरा। डायरेक्ट मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री। इनडायरेक्ट मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो डायरेक्ट में क्या आएगा? आपका वेजेस आएगा। गॉट इट। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? आपका सैलरीज आएगा। ये हमने बचपन में पढ़ा था। वेजेस फॉर फिजिकल वर्क, सैलरीज फॉर मेंटल वर्क। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरीज आया डायरेक्ट मानते हैं, सैलरीज एंड वेजेस आए तो क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट मानते हैं। ऐसा करके चलते हैं। फिर हमने लिखा बोनस। अगर आपने फैक्ट्री के एम्प्लॉय को बोनस दिया तो क्या कहलाएगा? वो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफिस या मार्केटिंग वालों को बोनस दिया तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है जी। फिर आपने बोला कि आपकी फैक्ट्री का एम्प्लॉय रिटायर होके जा रहा है, आपने क्या कर दिया? लीव एनकैशमेंट कर दिया, लीव एनकैशमेंट कर दिया। तो लीव एनकैशमेंट अगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय का है तो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन लीव एनकैशमेंट अगर कहाँ का है? ऑफिस का। लीव एनकैशमेंट अगर ऑफिस का है तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो कैटेगरी में चलते हैं। अच्छा। इसके बाद अगली बारी जो आई आपके पास आया, यहां लिख रहा है वो स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। आप बोलेंगे इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ना कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं। दैट इज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, बी इट फैक्ट्री, बी इट ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। इसको क्या लेके चल रहे हैं आप? स्टाफ वेलफेयर को। फिर आप इनडायरेक्ट नेचर का लेके चल रहे हैं क्योंकि हम कहीं किसी के साथ, देखो स्टाफ तो स्टाफ है। फैक्ट्री वाला हुआ, ऑफिस वाला स्टाफ हुआ। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसा करा कि भाई ये जो कौन सा वाला पार्ट आपके पास दिख रहा है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, उसको क्या मान लिया? इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया। आप क्या करेंगे अगर कोई क्लैरिटी नहीं है? अगर आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये क्लियर नहीं है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट लेना है, तो आप क्या करिए? उसे इनडायरेक्ट लीजिए। जब तक आपके क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं तब तक आप उसे डायरेक्ट मत मानिए। आप एक अजम्पशन लगाइए, सिंस नथिंग इज मेंशन आई अज्यूम्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बी अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा करके कर लेना, नून लगा देना नीचे। लेकिन अगर बोला कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का 50% पार्ट डायरेक्ट है, 50% इनडायरेक्ट है, तो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। ऐसा करना पड़ता है। और फिर एक और आपके पास आया क्या? यहाँ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कंपनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस जो जनरली कहाँ दिखता है आपको? ई स्टॉप में दिखता है। बताया था मैंने आपको। आपने एम्प्लॉय को 10,000 5,000 शेयर दिए और मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे दिए। जो जो डिस्काउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बोलते हैं। ये भी किस कैटेगरी में डाल के रख लेते हैं उसको? इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट ही तो है भाई, इनको प्रोडक्शन से लेना क्या है? कोई लेना नहीं है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस की कैटेगरी में चलते हैं। नीचे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 39।
कि आप इन्हें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी में डालिए। वेजेस, हाँ डाल देंगे हम। सैलरीज, ये भी डाल देंगे हम। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस स्टाफ वेलफेयर नहीं होता भाई। आप अपने एम्प्लॉयज को पिकनिक पे लेके चले गए, मूवी दिखाने लेके चले गए, है ना, ये आपका क्या होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है। ये अदर एक्सपेंस की, अगर ये यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ऊपर की किसी कैटेगरी में कवर नहीं होता उसे कहाँ डाल देते हैं हम? अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंस कुड ऑल्सो बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो क्या मान के चलेंगे उसे? इनडायरेक्ट। फिर बोला बोनस, यस बोनस इज यूनिवर्सल, ये तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ही। ग्रेचुइटी पेड, ग्रेचुइटी पेड भी क्या होगी आपकी? समझ रहे, ग्रेचुइटी पेड भी क्या होगी आपकी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी। अब जरा सुनना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी में। ग्रेचुइटी पेबल क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। और ग्रेचुइटी पेड क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक ग्रेचुइटी तीन जगह दिख जाती है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सिर्फ ग्रेचुइटी पेबल लिखा है अगर, तो मतलब क्या है कि ग्रेचुइटी ड्यू हो गई थी, एम्प्लॉय चला गया, उसको पैसा देना है, क्या बन जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। और ग्रेचुइटी पेड, इसका मतलब क्या बन गया वो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बन गया। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब बोले हम लोग क्या, मेडिकल एक्सपेंसेस। हाँ, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी में गिने जाते हैं। चलो, कुछ लोग बोलेंगे सर कन्वेंस एक्सपेंसेस जो होता है, कन्वेंस एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपके एम्प्लॉय को आप पैसा दे रहे हैं घर से ऑफिस आने का, ऑफिस से घर जाने का, है ना, ऐसा ना? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अगर आपका एम्प्लॉय घर से ऑफिस आता है और ऑफिस से घर आता है तो उसके लिए क्या देती है? उसको एक अलाउंस देती है। उसको क्या देती है? अलाउंसेस देती है। उसको बोलता है टीए। टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आता है तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट की कैटेगरी में चले जाता है। ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, आपका सैलरी का पार्ट होता है। ये क्या है? आपकी परक्विजिट है, एक इंसेंटिव है। आप, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का पैसा देती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मान लिया जाए आई एम रिजाइडिंग अक्रॉस द रोड, मान लो ये हमारा ऑफिस है और मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता हूँ, तुम मुझे कहेंगे तू तो नजदीक रहता, तुझे नहीं मिलेगा, और एक व्यक्ति जो वो गाजियाबाद से आता उसे मिलेगा, ऐसा नहीं। ट्रेवलिंग अलाउंस इज गिवन टू एवरीबडी, मेडिकल अलाउंस इज गिवन टू एवरीबडी। कन्वेंस क्या होता है फिर? कन्वेंस, देखिए, कन्वेंस एक्सपेंसेस हुआ, आपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई जाओ और करोल बाग में ये सामान डिलीवर करके आ जाओ, चला गया। अगर वो मेट्रो से गया तो मेट्रो को उसका पैसा दे देंगे, वो ऑटो से गया ऑटो का पैसा दे देंगे, या वो कैब हायर करके आएगा तो कैब का पैसा, उसे कहते हैं कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ अलाउंसेस शब्द जुड़ जाए तो वो फिर क्या बन जाता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बन जाता है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस बेनिफिट है, लेकिन कन्वेंस एक्सपेंसेस ये आपके क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है, अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसके बाद आती है आपके पास क्या? फाइनेंस कॉस्ट। क्या आ रही है आपके पास? ये फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। आप लोन लेते हैं, लोन पर लगने वाले खर्चे आपके, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती हैं जरा ध्यान से देखेंगे। लोन टेकन बाय फर्म, उस लोन को लेते समय आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। जिन लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा फाइनेंस कॉस्ट क्या चीज होती है ना। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ डेट, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। अब जरा समझिएगा, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, अगर आप बोरोइंग पे कोई इंटरेस्ट पे करते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। कोई भी आपने बोरोइंग्स कर ली, उस पर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, जैसे क्या हो सकता है? ये टर्म लोन हो सकता है, उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे कर दिया। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट आप लेते हैं, ये भी उधारी होती है, इस पर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं किसी लोन पर, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगी। चलो ये बात तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जरा देखिए। इसके अलावा एक और चीज होती है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एक और चीज इंक्लूड होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? लोन, लोन प्रोसेसिंग, लोन प्रोसेसिंग फी। आपने कई बार देखा होगा ना, अमेजन पे ऑफर आते हैं कि
जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पे आप कोई चीज खरीद लीजिए। यू वांट टू बाय एन एप्पल आईफोन, और अगर आप अमेजन से खरीदना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है, एसबीआई के कार्ड से अगर आप खरीदेंगे, जीरो ईएमआई वाला ऑप्शन दिखता है आपको, ऐसा दिखता है। तो मत खरीदिए अमेजन से, किसी मार्केट में जाइए, किसी एप्पल के स्टोर ही चले जाइए। ठीक है जी। आप उनसे बोलते हैं कि भाई जीरो कॉस्ट, वो कहते हैं कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई हम आपको ऑफर करेंगे। लेकिन वो पता है क्या करते हैं, जब आपका केस प्रोसेस करते हैं ना, तो आपसे प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000, 2,000, 1,500 रुपये ले लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस ही इंटरेस्ट है उनका। मैंने होम लोन लिया 2006 में 12 लाख रुपए का, और मैंने तीन इंडियन नेशनलाइज बैंक से अपनी एप्लीकेशन डाली। मुझे पता था अगर मैं एक बैंक में डालूंगा तो मेरा केस खराब हो जाएगा। मैंने तीन बैंकों में अलग अलग डाला। मैंने केनरा बैंक में डाला, मैंने देना बैंक में डाला, मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक में डाला। ठीक है जी, तीन जगह डाला। 12 लाख रुपए का लोन चाहिए था मुझे, मैंने ले लिया। तो जो व्यक्ति मेरे पास आया आईसीआईसीआई वाला, कहता सर 6,000 रुपये तो फाइल चार्जेस लगेंगे। मुझे मालूम था वो मेरा लोन सेंक्शन नहीं करेगा, वो जानबूझ के खाऊ पीऊ टाइप का आदमी लग रहा था। तो ठीक है जी। मैंने कहा यार, फाइल चार्जेस का क्या मतलब हुआ? मेरा सर वो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, हमें पेपर यूज करना पड़ता है, फाइल यूज करना पड़ता है। मैं अंदर गया, एक फाइल और एक मोटी सी गड्डी पेपर की लाके मैंने कहा ले रख ले भाई, तो ये फाइल फाइल चार्जेस कैंसिल कर दें। शक्ल देखने लग गया। ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने नहीं करवाना तुझसे लोन। नेशनलाइज बैंक ने भी प्रोसेसिंग फीस ली, फाइल चार्जेस लिए, लेकिन उन्होंने करीब करीब 1,200 रुपया, 1,500 रुपया ऐसा लिया था। एंड दैट फेलो वाज चार्जिंग 6,000 रुपीज ऑफ फाइल चार्जेस, और मुझे उसकी वो रसीद भी नहीं दे रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं करवाते तुझसे। मेरा देख लो, आपका लोन सेंक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप फाइल चार्जेस नहीं भरोगे। मैंने कहा मत दे तो लोन, मैं तो करवा भी लिया। वो मुझे क्यों बुलाया था? मैं शक्ल देखने के लिए बुलाया था। मैंने उससे कोई लेना देना करना। तो मैंने जितने भी लोन अपनी जिंदगी में लिए सरकारी बैंकों से लिए हैं, चुका दिए सारे, और टाइम पे चुका दिए। सो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। ठीक है। प्राइवेट बैंक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल टू ऑफर यू लोन। फिर आपने देखा, अगर छोटी गड़बड़ हो जाएगी, फिर वसूली भाई बन जाते हैं वो लोग। सरकारी बैंक वाले बॉदर नहीं करते, दे रहे हो दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, दो बार फोन करेंगे, तीसरी बार कहेंगे भाई साहब चुका देना, और लोग चुका भी देते हैं। सरकारी बैंकों को चुना विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग लगाते हैं, आम आदमी नहीं लगाता। ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग फीस भी किसका एग्जाम्पल है भाई? अच्छा, एक और चीज, अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो व्हाट? फाइनेंस कॉस्ट। क्या? नंबर तीन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये ये भी। अच्छा, नंबर चार, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये भी क्या आपकी फाइनेंस कॉस्ट है? तो अगर आप डिस्काउंट इशू कर रहे हैं डिबेंचर पे, ये, और डिस्काउंट, और ये सॉरी, ये क्या चीज, क्या? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम पे किया आपने डिबेंचर पे, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। ये जो होता है, ये भी आपकी क्या कहलाती है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये भी आपको क्या, इसी पे अगर आप राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर रहे हैं, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस, वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होती है। क्या होते हैं बैंक चार्जेस, जरा देखिए। आपने बिल डिस्काउंट करा दिया बैंक से, आपका बैंक में करंट अकाउंट की जगह, सेविंग्स की जगह करंट अकाउंट है, उस पर बैंक चार्जेस लगते हैं। आप 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 बैंक ड्राफ्ट इशू कराते हैं। और तो और सुनिए, अगर बैंक आपको मैसेज देता है ना, एसएमएस, ठीक है, तो जैसे मेरे अकाउंट से हर महीने मेरा बैंक 20 रुपीज एसएमएस चार्जेस के काट लेता है। ठीक है। तो अगर मान लो पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, अगर पंजाब नेशनल बैंक के 5 करोड़ कस्टमर हैं, हर कस्टमर से वो 20 रुपए चार्ज कर रहा है, तो कितना चार्ज कर लिया बताइए? एसएमएस चार्ज की फीस मेरे से 20 रुपए ले रहा है वो, 5 करोड़ कस्टमर हैं, कितनी फीस चार्ज करी बताओ? 20 × 5 कितना हो गया? 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक बल्क मैसेजेस देने के। और वो कब आते हैं मैसेज? जब मैं एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, उसके पैसे ले रहा है। एसएमएस आते हैं मोबाइल फोन कंपनी से। तो तुम्हें लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक 100 करोड़ रुपए एयरटेल को या वोडाफोन को किसी को देता होगा? ना। वो तो कॉर्पोरेट बल्क मैसेजेस लेते हैं। ठीक है। 100 रुपए में 1 लाख मैसेजेस, 50 रुपए में 50,000 मैसेजेस, ऐसे होते हैं बल्क मैसेजेस। तो ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। तो लोन प्रोसेसिंग फीस में क्या नहीं इंक्लूड होगा? बैंक चार्जेस जो होगा, बैंक चार्जेस वो इंक्लूड
नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक चार्जेस। ये ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट के पार्ट नहीं बनते हैं। फाइनेंस कॉस्ट आपके सामने निकल गई। नीचे आपके सामने एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 40। इलस्ट्रेशन 40 में आपसे बोल रहा है क्या, कि बताइए कि वेकेस लिमिटेड 31 मार्च 2023 को नोट्स अकाउंट से फाइनेंस कॉस्ट लिखिए। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, बताइए फाइनेंस कॉस्ट है? बिल्कुल है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कॉस्ट है? बिल्कुल है। डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर रिटर्न ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये तो इनकम है, ये तो वैसे नहीं है। बैंक चार्जेस नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, दोनों क्या है, फाइनेंस कॉस्ट होती है। अरे इंटरेस्ट पे करना तो फाइनेंस कॉस्ट ही है ना, हो गया खत्म। अब आप बताइए मुझे, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इनको बिल्कुल अलग कैटेगरी में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं पता है अलग कैटेगरी में? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन होता है किस पर? टेंजिबल एसेट्स पर। अमोर्टाइजेशन किस पर होता है? इंटेंजिबल एसेट्स पर। और डिप्लीशन किस पे होता है? नेचुरल रिसोर्सेज पर। माइन हो गया, ऑयल वेल्स हो गए, गैस रिजर्वेयर्स हो गए, इन पर लगता है। ठीक है। बाकी जितने भी एक्सपेंस बच गए, सब कहाँ चले जाते हैं? अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में चले जाते हैं। कोई भी एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सारे के सारे जो होते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई भी कैटेगरी जो है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरी का हो सकता है। जैसे कैरियज इनवर्ड है, ये तो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। और कैरिज आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस की कैटेगरी, यानी अदर एक्सपेंस भी आपके क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट जो होती है, ये तो हमेशा क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगी फाइनेंस कॉस्ट, तो इसको कभी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। पेज नंबर 1.47 पे आप देखेंगे क्या लिखा है आपके पास, नोट्स टू अकाउंट्स। एवरीबडी नोज नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है। इसके अंदर डिटेल बाइफरकेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। ईच एंड एवरी आइटम विच इज शोन इन द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमने बोला सिलेबस के लास्ट में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थियोरेटिकल चीजें हैं, थोड़ी सी आसान सी, पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कुछ ज्यादा मतलब इतना डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज। आपके रिसोर्सेज और आपके ऑब्लिगेशन मतलब पेबल क्या चीजें हैं उनके लिए। इट शोज implication of operating profit in the financial position. It provide information about the cash flow to the investors and creditor for assessing, comparing, evaluating potential cash flow in terms of amount. It provides sufficient and reliable information to the various parties. It presents true and fair views of the business. uh, it assesses effectiveness of management toward utilization of resources of business. ये सब पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी और डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज उससे रिलेटेड। लगेगा तो यूज कर लो उसको, ठंड लग रही है तो। कुछ दिनों में मौसम सुहाना हो जाएगा, तो काम हो जाएगा, है ना। देयर इज 11th क्लास में एक लड़की है, उसका नाम ही सुहाना है, सुहाना सोनी। मैं उसे एस स्क्वायर बोलता हूँ। एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बचपन में पढ़ा था। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एंड वेरीफाइबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? टाइमलीनेस होना चाहिए, टाइम पे मिल जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये बोलते हैं आप किसका? ये आपके क्वालिटेटिव है, मतलब एसेंशियल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। पार्टीज इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कौन कौन सी पार्टी ऐसे जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमने बोला था दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। याद है आपने पार्टनरशिप, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी थी बचपन में, तो क्या बताया गया था आपको कि इंटरनल कौन होते हैं? इंटरनल होते हैं ओनर्स, एंड क्या होते हैं? मैनेजर्स, मैनेजमेंट। अब यहाँ ओनर तो कौन है? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर तो इंटरनल होते, शेयर होल्डर तो बिखरे हुए होते हैं। शेयर होल्डर को एक्सटर्नल मानते हैं। शेयर होल्डर क्या करते हैं? शेयर होल्डर मिलकर डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर मिलकर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलते हैं। तो जो रियल मैनेजमेंट है, उसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर्स होंगे, सीईओ होगा, सीएफओ होगा, सीओओ होगा। ये सब कहलाती है मैनेजमेंट। और यही होता है इंटरनल। बाकी सब क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल। क्या आप
अपने शेयर होल्डर को काउंटिंग के सारे सीक्रेट बता देते हो? नहीं, कहते हैं एनुअल रिपोर्ट है, पढ़ ले भाई से। जब तक कि आप मेजोरिटी स्टेक होल्डर नहीं है आप उस बिजनेस में, तब तक आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंदर की नहीं पता चलती है। मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 10 शेयर हैं, और मैं चौड़ा होकर चलाता हूँ पंजाब नेशनल की ऑफिस में, मैनेजिंग डायरेक्टर की कमरे में जाके बोलता हूँ, हाँ भाई अकाउंट दिखा। कहता भाई तू कौन? शेयर होल्डर हूँ, मालिक हूँ कंपनी का। कितने शेयर तेरे पास? 10 शेयर। ए गार्ड, सिटी में जाके बुलाता, देखो इसे कचरे में उठा के। दो, आई एम अ लेजिटिमेट शेयर होल्डर ओनर ऑफ द, 10 शेयर के बाद? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। पानी पकड़ा दी, दीदी को खांसी हो रही थी तो। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं भाई बिजनेस में? शेयर होल्डर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हैं? उनके तीन बेनिफिट, उनके तीन रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन रिक्वायरमेंट उनकी क्या होती है? कि भाई क्या हमारा पैसा सेफ है, सेफ्टी ऑफ फंड्स। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या मेरा कैपिटल अप्रिशिएट हो रही है, तो। और तीसरा, क्या मुझे रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये सब उन्हें कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो वाई शेयर होल्डर इंटरेस्टेड इन नोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तीन चीजें: सेफ्टी ऑफ फंड, कैपिटल अप्रिसिएशन, रेगुलेटिव रिटर्न। रेगुलेटिव रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में, पैसा सेव है मतलब डूब के नहीं भागा कोई पैसे को। और तीसरा क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ये चाहते हैं लोग। आगे चलते हैं। बारी आई क्या? एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं बताइए बिजनेस में? व्हाट एम्प्लॉयज वांट? हाँ जी। सैलरीज, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? कि भाई ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसमें क्या हो, सेफ रहे पैसा और रिटर्न अच्छा सा मिले। ये जानना चाहते हैं। क्रेडिटर क्या चाहते हैं? हमने जो उधारी दी है उसकी वसूली हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या चाहती हैं? क्या आप टैक्सेस को टाइम पे भर पाएंगे, आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, और आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और सेबी, याद है सोल प्रोप्राइटरी में सेबी नाम की चिड़िया थी ही नहीं। क्योंकि आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी थोड़ी थी किसी को, ना पार्टनरशिप में देनी होती है एक्सेप्ट पार्टनर्स। लेकिन यहाँ तो क्या होता है, जैसी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट आएगी, पहली कॉपी आपको किसको भेजनी होती है? सेबी को। एंड जब आप सेबी के पास भेज देते हैं, तब आप अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं मार्केट में। इसीलिए तो देखा आपने, सेबी की चेयरमैन फंसी थी अभी आप इनसाइडर ट्रेडिंग में। तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उसने अपने रिलेटिव्स को बता दिया होगा, खरीद लो भाई शेयर उठने वाला है। खरीद लिया लोगों ने। एक और सेबी का जो चेयरमैन था, मिस्टर एम एस राठी थे, मेरे ख्याल से ही वॉज इन 2000 में। उसने भी ऐसी काम किया था। और एक, ये एक जो अभी सेबी के चेयरमैन है, माधवी बुच, कुछ है उनका नाम, वो भी फंसी हुई है। उनको सस्पेंड कर रखा है आज की डेट में। इनसाइडर ट्रेडिंग जानते हैं ना? अंदर की खबर बता देना। अब सेबी को पता, सेबी के पास तो रिपोर्ट भेजी ना कंपनी ने कि भाई हमारा इस क्वार्टर में प्रॉफिट है। जैसे ही कंपनी अनाउंस करके अगले दिन, क्वार्टर में प्रॉफिट है, शेयर तो ऊपर चढ़ेंगे सारे। और इन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को बता दिया कि इस कंपनी के शेयर खरीद लो, इसका क्वार्टरली प्रॉफिट अनाउंस होने वाला है। खरीद लिए। एक ही दिन में माला माल हो गए सारे लोग। इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं उसको। गॉट इट? लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? वही लिमिटेशंस है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की होती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब करंट और फ्यूचर पे बेस नहीं होते हैं। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग एस्टिमेट्स। फिर आप क्या करें? डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, इसलिए क्या होता है, कोरिलेट करना मुश्किल पड़ जाता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर होते हैं। बोला था ना, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स। और आगे बोल रहा है, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर होता है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी डिफेंस कॉलोनी में 2001 में, मान लो 1.5 करोड़ की। आज वो कम से कम 15, 16, 17 करोड़ की होगी। 22 साल 24 साल में प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ गए हैं। ठीक है। अरे ये जो साउथ एक्स है, डिफेंस कॉलोनी है, और लाजपत नगर है, यहाँ जो जमीनें होती थी 1950s में, पता है लोग 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपये में भी नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद दिल्ली जो थी, पता है कहाँ तक थी? किसी ने मानसिंह रोड पे ताज होटल देखा? मानसिंह रोड पे यूपीएससी इंडिया गेट का आसपास वाला एरिया देखा है? दिल्ली की जो लिमिटेशन थी, वो दिल्ली आईएसबीटी, वो आपको मालूम है, पुराने जमाने में किसी भी शहर के आउटर एरिया में सिमेट्री, शमशान घाट या कब्रिगाह होती है। मालूम है आपको? भाई शहर के बाहर ही तो बनाए जाते हैं, गाँव के बाहर, शहरों के बाहर। भाई जो रेस्टिंग प्लेस है या शमशान घाट है, तो गाँव के बाहर बनाया जाता है। तो अब आप दिल्ली का नक्शा जरा देख लीजिए। दिल्ली में कहाँ पर मिलेंगे आपको सिमेट्री? खान मार्केट ही में मिलेगी। ठीक है।
दिल्ली आईएसबीटी के पास मिलेगी। दिल्ली की लिमिट वही थी, जहां यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिया गेट के आसपास वाला रहा, वो दिल्ली का डेडलाइन था, डेड एंड था। उसके बाहर दिल्ली थी ही नहीं। 1947 में जब रिफ्यूजीज आए तो सबकी कॉलोनीज बनी कहाँ पर, खान मार्केट, लाजपत नगर, सब उसी के पास तो एरिया सारा का सारा, वहां पर उनकी कॉलोनीज बनाई गई। और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर उस एरिया को चमकाया। और आज वो क्या कहलाता है, साउ कार्ड साउथ दिल्ली कहलाता है। पॉश एरिया कहलाता है दिल्ली का सबसे बड़ा। डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्स हो गया, लाजपत नगर हो गया, सारा का सारा पॉश एरिया। और एक जमाने पे वहां कोई आने को तैयार नहीं होता था, 50s में। 70s तक कोई नहीं आता था, पता है वहां पर। जब 70s के बाद जब 67 70 में एम्स बना, सफदरजंग हॉस्पिटल बने, मुनीर का ये सब एरिया बनने, डेवलप बने, और वो कॉलोनी बनी आरकेपुरम जिसे कहते हैं, विधवई नगर, सरोजिनी नगर, ये बनना शुरू हुआ, सरकारी कॉलोनी बनी। तब जाके उस जगह के क्या हुए, भाव बढ़े। अदरवाइज नहीं आता था कोई। गांव होते थे सारे, क्या, शाहपुर जाट होता था, बेर सराय होती थी, यूसुफ सराय होती थी। और सराय कहाँ होती थी पता है, शहर के आउटस्कर्ट में। भाई जो दिल्ली आने वाला आदमी होता था वो दिल्ली के अंदर थोड़ी जाता था, दिल्ली के बाहर सराय में रुकता था, सामान वामान खरीद के वहीं से बाहर निकल जाता था, है ना। कटवारिया सराय, बेर सराय, ये सारी सराय जो थी दिल्ली के अब आउटर वाले एरिया में थी। आज वो सब दिल्ली के अंदर है। गॉट इट। तो प्राइस लेवल को इग्नोर करता है ये, और कैन नॉट मीट द पर्पस ऑफ ऑल पार्टीज, है ना। किसी का पर्पस ये फुलफिल नहीं करता, एंड योर चैप्टर इज इल्लिपो, खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें छोटे छोटे से, फिर मैं इस अगले चैप्टर की तरफ पढ़ूंगा, और आप अगली वाले बैच से एक क्लास आगे आ जाएंगे। आइए जरा देखें, पेज नंबर 1.38 उठा लीजिए, पेज नंबर 1.38। पेज नंबर 1.38 में इलस्ट्रेशन 29 दिख रही है आपको। चलो आंसर नहीं देखना, बताइए। बताइए सुकृति, प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में, कहाँ दिखाया जाएगा, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के अंदर चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़े, कॉल्स एंड अरियर कहाँ दिखाया जाएगा बताइए। इसका मेजर एड सब एड, मेजर एड सब एड बताइए। शेयर होल्डर फंड के अंदर, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाएगा, एज अ डिडक्शन, एज अ डिडक्शन दिखाया जाएगा। नहीं, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड मत बोलिएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलिए। सब्सक्राइब में तो फुल्ली पेड अप नॉट फुल्ली पेड अप दोनों आएगी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एज ए डिडक्शन दिखाया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर कहाँ दिखाया जाएगा, शेयर होल्डर फंड में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, एज एन एडिशन दिखाया जाएगा, ऐसे लिखना है। अच्छा, अनपेड डिविडेंड कहाँ दिखाया जाएगा, अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखाया जाएगा, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व से सरप्लस के अंदर, रिजर्व में दिखाया जाएगा। लूज टूल्स कहाँ दिखाए जाएंगे, बताया था। इन्वेंट्री में क्या होता है, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स होते हैं, करंट असेट्स के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाए जाएंगे। फिर बोला आपसे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ दिखाया जाएगा, नॉन करंट असेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखाया जाएगा। कैपिटल एडवांस कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल एडवांस, अरे नॉन करंट असेट्स में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाया जाता है। कैपिटल एडवांसेस का मतलब होता है आपने एडवांस दिया टू परचेज एनी एसेट, वैसा करके। अच्छा, पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। ये सब 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए जरा, 28 इलस्ट्रेशन देखिए, पेटेंट कहाँ चला गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर चला गया। और अनपेड डिविडेंड कहाँ दिखाए जाएंगे बताइए, कहाँ दिखाए जाएंगे, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस कहाँ दिखाया जाएगा, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। चेक इन हैंड कहाँ दिखाया जाएगा, कैश एंड कैश, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्स पेबल कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेड पेबल में। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ दिखाए जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाया जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ दिखाया जाएगा,
रिजर्व सरप्लस में। पब्लिक डिपॉजिट्स कहाँ दिखाया जाएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे लाइव स्टॉक कहाँ दिखाया जाएगा? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, भैंसा, ये कहाँ दिखाया जाएगा लाइव स्टॉक? टेल मी। लाइव स्टॉक। याद है बचपन में कहानी में एक बताता था आपको, अ हॉर्स एंड कार्ट इज परचेज, हॉर्स डाइड इन एक्सीडेंट, ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको बचपन में। लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, बत्तख, मुर्गा, ये। वेयर यू हैव टू शो दिस। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाया जाता है ये। लिटरली वही दिखाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है भैया आपकी। आपके पास 15 घोड़े हैं, 5 भैंसियां हैं, ठीक है, 10 गायें हैं, ये आपकी क्या कहलाएंगी? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में दिखाया जाएगा। इनको इन्वेंट्री के अंदर मत डाल देना। इन्वेंट्री नहीं है ये आपकी। हाँ। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऐसा नहीं है। लाइव स्टॉक नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, 9% डिबेंचर रिपेबल विद इन अ ईयर। 9% डिबेंचर्स रिपेबल विद इन अ ईयर। करंट लाइबिलिटी में क्या दिखाया जाएगा? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, 9% डिबेंचर्स रिपेबल इन 3 ईयर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पास, ठीक है। मेच्योर डिबेंचर्स, इसका पार्ट मेच्योरिटी बदलने की हेडिंग सब हेडिंग बताओ भाई। अच्छा सुनो, डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन 3 ईयर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग। डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, शॉर्ट टर्म बोरिंग। डिबेंचर मैच्योर हो गए, अबे अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं भाई वो। मैंने बोला ना। हैं जी? क्यों? तो पे नहीं किया ना। मैच्योर हुए लेकिन पे नहीं किया, तभी तो बोला हमने करंट। पानी पिला दीजिए। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। और अब मैंने फिर बताया था आपको कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कहाँ जाएगा? नॉन करंट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ग्रेचुइटी पेबल कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। और ग्रेचुइटी पेड कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। अब आप हेडिंग सब हेडिंग क्या दिखाओगे? आप बोलोगे हेडिंग एक्सपेंसेस है, सब हेडिंग क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 आइटम आपको दे दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, उसके 3 दे दे बैलेंस शीट के, 6 नंबर का क्वेश्चन बना के, मतलब 6 पॉइंट। जैसे यहाँ पर कई क्वेश्चन देखो 8 हेडिंग दे रखी है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में, ऐसा करके, ठीक है। सो दिस पार्ट इज डन। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? कौन सा था? फर्स्ट था। चलिए चैप्टर नंबर 2 करते हैं, वी हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम एंड विल वाइंड अप चैप्टर 2। दूसरा बैच आपसे पीछे पीछे, उनका चैप्टर 2 नहीं हुआ, आपका पहले हो गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर चैप्टर 2 लिख रहा हूँ। चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 है। और क्लास तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी, ये एक ही क्लास में खत्म होने वाला, नो क्लास, चैप्टर 2 है सिर्फ ये। व्हाई शुड इट इज गोइंग टू बी ओवर इन दिस क्लास itself, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास? अब देखिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जरा जानने की कोशिश करें। और सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड द बैलेंस शीट, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और इसको हम लेके जाते हैं। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पे जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, इसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों इंक्लूड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनालिसिस ही बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन दोनों इंक्लूड होता है। अच्छा, अगर हम लोग खेती करना चाहें, मतलब खेती करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसे कहते हैं खेती करना? हाँ, फार्मिंग करना चाहें। तो फार्मिंग जब हम करते हैं तो किससे करते हैं? पेन लेके जाएंगे, इंक लेके जाएंगे, जेल पेन लेके जाएंगे, उनसे खुदाई करेंगे, फिर बीज डालेंगे, कैसे? फार्मिंग के लिए यूनिट ट्रैक्टर, है ना, ट्रैक्टर चाहिए होगा। और ट्रैक्टर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन को प्लेन करने के लिए भी चाहिए,
खेत पे मतलब बीज बीज चाहिए आपको, फर्टिलाइजर चाहिए, खेती करने के तौर तरीके होते हैं और खेती करने के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके टूल्स होते हैं, क्या होते हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या टूल होते हैं जरा देखिएगा, और उनमें से कौन कौन से टूल आपको पढ़ना। नंबर एक, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। क्या है नंबर एक, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स ये इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों होती है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। दूसरा आपके पास आता है क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये भी क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों होती है, बैलेंस शीट दोनों होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों होती है ये। तीसरा आपके पास जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस। चौथा हमारे पास जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो तरह से बनता है। नंबर ए, कैश बेसिस, कैश बेसिस पर बनता है। और नंबर बी बनता है वर्किंग कैपिटल बेसिस, वर्किंग कैपिटल बेसिस, कैश बेसिस। कैश बेसिस पर जो बनता है उसे बोलते हैं आप लोग क्या, आपका प्यारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और जो वर्किंग कैपिटल बनता है उसको बोलते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और एक और होता है नंबर पांच, ट्रेंड परसेंटेजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस। अब जरा सुनना, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेजेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्या आपके स्टेटस का पार्ट है, ये वाला, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, रेशो और कैश फ्लो। ठीक है जी। चैप्टर वन और टू पढ़ने के बाद ये हम इसको बोलेंगे चैप्टर थ्री, ये इसको बोलेंगे चैप्टर फोर, इसको बोलेंगे चैप्टर फाइव। सिलेबस इस लिपो खत्म, ऐसा करके चलता है। गॉट इट, इज इट क्लियर? तो चलिए, एनालिसिस के टूल्स हमें पता चल गए। अब हम जानते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं। क्या है आपके पास, टाइप्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन कभी भी इस पे बन जाता है, या तो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, या फिर क्या होता है, 1 मार्कर बन जाता है। 3 नंबर का डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 मार्कर भी आ जाता है। मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं थ्योरी को डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा थ्योरी इग्नोर करी है, और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा इससे। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा आपको। नंबर वन, एक्सटर्नल एनालिसिस। जब कोई बाहरी व्यक्ति, जब कोई आउटसाइडर आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है तो उसे एक्सटर्नल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, बाहर वाला व्यक्ति अगर आपकी अकाउंटिंग की एनालिसिस कर रहा है तो उसके पास क्या अवेलेबल होगा, उसके पास अवेलेबल होगा पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपने सेबी को जमा करा रखे, जो सेबी, सेबी की वेबसाइट पे जाइए और आपको दिख जाएंगी सारी चीजें, जिस कंपनी का आपको चाहिए, जो लिस्टेड कंपनी सेबी के अंदर है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट मिल जाएंगी आपको। सेबी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। आप स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डाउनलोड कर लीजिए, आप बैलेंस शीट कर लीजिए, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो डाउनलोड कर लीजिए, एनालाइज कर दीजिए। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल एनालिसिस कौन कौन करता है भाई, ये एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है, इसको करते हैं कौन, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स करते हैं। कौन करता है, लेंडर्स, जो आपको पैसे देते हैं वो करते हैं। और कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। और कौन होते हैं आपके, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ये करती हैं एनालिसिस। और कौन करते हैं, रिसर्च, रिसर्च स्कॉलर्स, मतलब वो व्यक्ति जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। या फिर क्या होता है, जर्नलिस्ट, जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट होते हैं वो लोग, मीडिया, उनको चाहिए होती है। ये होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है जी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जब बाहर वाले लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। नंबर 2, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस, जब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की खुद एनालिसिस करती है, और उस एनालिसिस को कौन करते हैं, उसके ऑडिटर करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को जज करने के लिए, अपने आप को एनहांस करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसे कहते हैं इंटरनल एनालिसिस। ठीक है। देखो भाई, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट दो एजेंसी करती हैं। एक तो एक्सटर्नल एजेंसी करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपॉइंट कर रखा होता है, और एक करते हैं कौन, आपके इंटरनल ऑडिटर, जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने यहाँ नौकरी पे रखे रहते हैं, या जिन्हें आपने कंसल्टेंट बना के हायर कर रखा होता है। इंटरनल एक्सटर्नल, दैट इज डन। ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस कैरिड बाय आउटसाइडर्स, जो कौन होते हैं, देखो बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर लिखा है, जो कौन होते हैं, क्रेडिटर, लेंडर, बैंक का डिबेंचर होल्डर, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। और इंटरनल एनालिसिस कौन बनाता है, मैनेजमेंट करती है। ठीक है जी। बढ़िया, नींद आ रही है सुकृति? माहौल अच्छा है, मेरी आवाज भी वैसे नींद लाने वाली ही होती है, लेकिन क्या करें। चलो। हाँ, आगे चलते हैं। नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक या या टाइम सीरीज एनालिसिस, ये एक ही नाम है इनका। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है भाई, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे। वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे। अब जरा समझिए, आपके पास किसी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, 2021 20 की, 2020 21 की, 2022 की, 2023 की, 2024 की, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर मैं उसे ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कैसे करूंगा प्लॉट, देखिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। ये 2020 हो गया, 21 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता है। और समझिए, इस तरह का ग्राफ बनाना कब पॉसिबल होता है, इस तरह का ग्राफ बनाना कब पॉसिबल होता है बताइए, जब आपके पास एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर हो। और जब एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर होंगे तो आपको कंपैरिजन ऐसे करना पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसीलिए इसे टाइम सीरीज बोलते हैं। टाइम सीरीज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू कंपेयर इट। और इसीलिए इसे डायनेमिक भी बोलते हैं, क्योंकि एक साल का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगले साल से क्या होती है, चेंज होती है, बदली हुई होती है। हो सकता है ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, फिर ये प्रॉफिट है, ये बराबर आ गया, बराबर आ गया, प्रॉफिट हो गया, ऐसा करके चलता है। इफ यू आर कंपेयरिंग प्रॉफिट, इफ यू आर कंपेयरिंग कॉस्ट, इट विल गिव यू डिफरेंट ग्राफ। इफ यू कंपेयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इट विल गिव यू डिफरेंट ग्राफ। हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बदलेगा ना, हर साल फाइनेंस कॉस्ट बदलेगी। पता चला एक साल आपने फाइनेंस कॉस्ट हुई नहीं कुछ आप, लेकिन आपके डिबेंचर उस पर इंटरेस्ट है, वो भी तो कंसिडर होगा। तो क्या बोले हम लोग, अगला अगला क्या था हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, डायनेमिक एनालिसिस था, या टाइम सीरीज एनालिसिस था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल। नंबर 4 को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल स्टैटिक, स्टैटिक वर्टिकल होता है या स्टैटिक होता है। और ये आपके पास क्या होता है, सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहते हैं उसको। अभी आप बोलेंगे यार कि सर ये मतलब वर्टिकल तो ऐसे वाला हो गया, ऐसे वाला, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। भाई आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हाँ, दोनों बनते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा फॉर्मेट माना गया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? गूगल बाबा पे सर्च करो, कंपनीज एक्ट 2013, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सर्च करिए, बताइए ऑनलाइन में, लक्षिता सर्च करिए जरा, अनुष्का सर्च करिए। तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। कंपनीज एक्ट 2013, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। वर्टिकल। देखिए देखिए जरा, देखिए जरा, वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल कौन बोला था, तुम बोली? कंफ्यूजन क्लियर है? हॉरिजॉन्टल नहीं बोलने का, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वो वर्टिकल है। अब आप देखिए जरा, एक फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, आप क्या करते हो, शेयर होल्डर फंड को कंपेयर करते हो किससे, नॉन करंट लायबिलिटी के साथ। मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे से कर रहे हो कंपेयर, एक सेक्शन को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन करते हो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन करते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से। आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन कर रहे हो किससे, चेंज इन इन्वेंट्री से।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन कर रहे हो फाइनेंस कॉस्ट से, क्या कर रहे हो, एक सेक्शन का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हो ना। फाइनेंशियल ईयर तो सेम है ना, इंफॉर्मेशन इज स्टैटिक, लेकिन क्या हो रहा है, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए इसे वर्टिकल स्टैटिक या क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है जी। डब्बे में क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायनेमिक एनालिसिस इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, वर्टिकल स्टैटिक एनालिसिस फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट, जनरली व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज, और एक ही फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। अभी जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपकी बुक में आपको, कौन सा वाला डिफरेंस, अच्छा, मैंने एक बार क्या करा, अपने स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन लिख दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोला, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस। या एक बार लिख दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। बच्चे बोले आए, ये क्या है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं होता उनसे, हमारे हमारे छोटे स्कूल में बच्चे जो है ना, नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को ढंग से, छूटते बोलते हैं सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अब बिजनेस स्टडीज का हो या अकाउंटेंसी का पेपर हो, सर क्वेश्चन गलत है। बाकी इको में गलत नहीं लगता कभी भी, मैथ्स में गलत नहीं लगते उन्हें, ठीक है, इंग्लिश में गलत नहीं लगता है, इंग्लिश में प्रिंटिंग मिस्टेक शायद हो जाती है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज के साथ पता नहीं क्या याराना है बच्चों का हमारे, सर क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन ना टेक्स्ट बुक में देखे होते हैं, ट्यूशन में देखे होते हैं, ना कहीं देखे होते हैं, तो बेचारों को लगता है पता नहीं कहाँ से आ गया ये, और गलत ही होगा फिर तो, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में कहावत होती है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब मालूम है इसका, गूगल बाबा से पूछना। मैं हिंदी की क्लास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आगे देखिए, डिफरेंस देखिए, पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा पीरियड के लिए यहाँ चाहिए टाइम सीरीज में, यहाँ एक ही पीरियड का चाहिए। कंपोनेंट और आइटम, यहाँ क्या है, इधर देखिएगा जरा, ये जो है ये क्या करता है, सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड, क्या करता है, सेम आइटम होगा लेकिन अलग अलग पीरियड होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021 22 23 24 25 का करेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस 2022 23 24 25 का करेगा। यहाँ क्या होता है, डिफरेंट आइटम ऑफ सेम ईयर, ऐसा चलता है। इंफॉर्मेशन, यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे दिखाई जाएगी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ऐसे दिखाई, मतलब इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट परसेंटेज दोनों फॉर्म में होगी, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में होती है। यूजफुल, ये टाइम सीरीज के लिए यूजफुल है, ये क्रॉस सेक्शनल के लिए यूजफुल है। तो पांचवा डिफरेंस तो बहुत फालतू है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। मैं आज तक नहीं समझ पाया इसको, पता नहीं फिर ये ऐसी, हाउ कैन यू से इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। अरे ये भी तो अपने आप में कंपैरिजन ही है, पर चलो बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे और। अच्छा, मान लिया जाए कि तिथि ने क्या किया कि अपने स्कूल में ताइक्वांडो कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, इंटर हाउस में, ठीक है। इसने ये गुनिका ना, गुनिका, अ, इसने क्या किया ताइक्वांडो कंपटीशन में, अ, गुनिका, गुनिका को, ठीक है, सीधा पछाड़ के पटक के गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अच्छा, और गुनिका ने गुनीत को पटका था सेमीफाइनल्स में। तो दिस इज नोन एज व्हाट, इंटर हाउस कंपटीशन। लेकिन दूसरी तरफ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटर स्कूल कंपटीशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल, इंटर इंटर स्कूल का मतलब विद इन द स्कूल। अब फिर क्या हुआ, दीति ने फिर से आगे, दीति का कंपटीशन किसके साथ हुआ, सुकृति के साथ हुआ जो रायन की है, ठीक है। वो क्या था, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो उन्होंने ताइक्वांडो की लात वात चलाई, तो फैसला नहीं हुआ तो मुंडी पकड़ के एक दूसरे को नोचा अच्छे से। फिर जज ने क्या किया, अलग अलग किया, दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। एनीवे, सो इंटर स्कूल का मतलब क्या हुआ, एक स्कूल दूसरे स्कूल से क्या कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, ठीक है। फिर आता है इंटर स्टेट कंपटीशन, यानी कि यूपी का दिल्ली के साथ, पंजाब हरियाणा के साथ, ठीक है। फिर आता है क्या, इंटरनेशनल, मतलब एक इंडिया का पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा के साथ, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन और इंटर फॉर्म कंपैरिजन, इसे समझने की जरूरत है। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आपका। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रेवेन्यू है,
अब मान लो आपके 5 सब्सिडरीज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, जिनमें कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है, फर्नीचर का भी है आपका, रियल एस्टेट का भी है आपका, और एविएशन का भी है आपका। आप पांचों का कंपैरिजन करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो क्या कहलाता है ये? इंट्रा फर्म कहलाता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन आप अपनी एयरलाइंस का कंपैरिजन मलेशियन एयरलाइंस से, लुफ्तांसा से, यूएस से, अलायंस एयर से कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा ये? इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा फिर ये। ठीक है, से टाइम सीरीज भी बोल रहे हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर दूसरे फाइनेंशियल ईयर तीसरे फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, और इसे ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं लोग। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जैसे आपके सामने इंफॉर्मेशन है कि 2019, 20, 21, 22, 23 का नेट प्रॉफिट रेशियो है आपकी। इसीलिए इसे टाइम सीरीज बोला ना, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन का आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और आइटम क्या आपके पास है? एक ही है। और विद इन द फर्म, मतलब इंट्रा फर्म क्यों बोला? क्योंकि आप अपनी फर्म का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और आप क्या निकाल रहे हैं? ट्रेंड निकाल रहे हैं ना। अब आप देख रहे हैं 15, 14, 13, 12, 10, इज इट इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड? डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। पेज नंबर 2.4 चल रहा हूं मैं आपके सामने, नहीं मिल रहा ना? अच्छा ठीक है। अब आया इंटरफर्म कंपैरिजन। जब आप क्या करते हैं, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ टू मोर एंटरप्राइजेस टू डिटरमाइन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। आपने 4 सीमेंट कंपनी का क्या कर लिया, नेट प्रॉफिट को एनालाइज कर दिया एक ही साल। तो आप समझ रहे हैं, अगर साल एक है तो इसे क्रॉस सेक्शनल की कैटेगरी में डाल देंगे ना। क्यों डाल रहे हैं? एक अगर अगर आप मल्टीपल कंपनीज का मल्टीपल ईयर करते तो ये टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल दोनों हो जाता। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को एक सेक्शन माना, दूसरी को दूसरा माना, तीसरी को तीसरा, चौथी को चौथा, और सबका नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन कर दिया एक ही साल। 2023-24 में 5 सीमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन कर दिया। क्या कहलाया ये? इंटर फर्म कहलाया। और क्या कहलाया? क्रॉस सेक्शनल कहलाया। लेकिन अगर आप क्या करते, 5 सीमेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट का 5 साल का कंपैरिजन करते, तो ये क्या कहलाता? क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, वो भी होता और टाइम सीरीज भी होता। लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। सो दिस इज फाइन। क्या क्या आपके पास था? एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म एनालिसिस। दैट्स इट। ठीक है, ये आपके क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसेस क्या होता है? बड़ा सिंपल है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अरेंज करिए, फिर उसका कंपैरिजन करिए, उसका एनालिसिस कर दीजिए, और बाद में इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं असेसिंग अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंट है कैसे पता चलेगा? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। एज ए स्टूडेंट, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर यश जो है, उनमें से कौन सुपीरियर है, डिपेंड करता है उनके ग्रेड पे। ठीक है, भाई लोगों में कंपटीशन होता है कौन किससे कम नंबर लाएगा। बाकी लोग कंपटीशन करते हैं कौन ज्यादा लाएगा। भाई लोग कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं नहीं ज्यादा नहीं भाई, तू ले ले यार ज्यादा, मैं अगली बार ले लूंगा ज्यादा। सो मैनेजरियल एफिशिएंसी जज करने के लिए, अब अगर ये दोनों मैनेजर होंगे किसी फॉर्म में, इनकी एफिशिएंसी इससे जज होगी कि कितने कम कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। अब मैंने तुम्हें बताया था ना, वो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव आया था, क्यों आया था भाई? ही इज गोइंग टू टॉक टू मी, ही इज गोइंग टू टॉक टू यू गाइज, ही इज गोइंग टू मेक यू अवेयर कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज होते हैं। ऐसे करके करके नोएडा के जितने भी कोचिंग सेंटर है सबके साथ वो क्या करता, कन्वर्सेशन करेगा, उनको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, भाई कोई यूनिवर्सिटी ठीक नहीं लग रही है, एंड आपको लग रहा है कि चलो ठीक है अब एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ ले लिया, सो व्हाट इज दैट, यू गॉट वन मोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी रीच बढ़ा रहा है, अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बता रहा है, ताकि आपको देखिए पता क्या होता है, जैसे 12th के बच्चे आते हैं, आई जनरली सजेस्ट भाई सिम्बोसिस भर लीजिए, नारसी मुंजी भर लीजिए, और सेंट जेवियर्स भर लीजिए। जितने भी आपको दिखते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, आईआईपीएम भर लीजिए आप, सुखदेव भर लीजिए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी भर लीजिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी भर लीजिए, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी भर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी भर लीजिए, सब भरिए। शिवनादर भर लीजिए, ठीक है, अब एमिटी भर लीजिए, और क्या कहते हैं एक वो अशोका भर लीजिए, सब भरिए। बेगर्स आर नॉट चूजर्स भरिए। सिम्बोसिस है नोएडा का, वो भरिए। तो क्या किया, आपने अपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें ना। तो यहाँ क्या है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे देखी जाएगी, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से देखी जाएगी।
असेसिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। आप लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अभी आपके पास क्या है? कैश क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है, कैश क्रंच है। इंटर फर्म कंपैरिजन की बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी, और फोरकास्टिंग एंड बजट बनाने में आपको हेल्प करता है। ठीक है। अब आप देखिएगा जरा कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना, नेट प्रॉफिट रेशियो 15, 14, 13, 12, 10 में आ रही थी। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट इज इन डिक्लाइन मोड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन लाना पड़ेगा, तभी तो आपकी मार्केट में क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी और आपका क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दिस इज क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक और बोल रहा है वो, एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। बिजनेस डील क्रैक कर रही हो कोई, है ना? अब आ जाता है यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये क्या होता है जरा देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको देखते हैं जरा। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे, जरा बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आया क्या? सिक्योरिटी एनालिसिस। आपने देखा कुछ दिन पहले कि दिल्ली में एक सीआरपीएफ स्कूल है, उसके दरवाजे पे किसी ने क्या कर दिया? एक कंट्रोल्ड आईईडी ब्लास्ट किया। दैट इज कंसिडर्ड सिक्योरिटी ब्रीच, है ना? अब उसके बाद क्या होना शुरू हो गया? दिल्ली एनसीआर के सारे स्कूल्स में क्या हो गया? सिक्योरिटी मेजर टाइट होना शुरू हो गया। तो सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या होता है, जरा हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए, आई टेक एन एग्जांपल की जैसे यश हैं, तो इनको इनके मन में इच्छा जागी कि भाई मैं एमआरएफ टायर से मिल के आऊं। से मिल के आए, एमआरएफ टायर से मिल के आए, ठीक है। तो एमआरएफ टायर का, एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। देखा ना, एक पहिया टायर बना है, मोटा बॉडी बिल्डर आदमी उसे उठा रहा है, ये उनका लोगो होता है। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? यहाँ से मद्रास, चेन्नई को बोलते हैं, चेन्नई का टिकट कटाया और एमआरएफ के प्लांट में पहुंच गया जाके। जब ये प्लांट में जाता है तो वहां देखा इसने कि भाई प्लांट की जो आउट बाउंड्रीज हैं वो 20 फुट ऊंची है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग अलग से लगी हुई है। बढ़िया। दरवाजे पे इसने देखा क्या होते हैं? एनएसजी कमांडो खड़े, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, AK-46 रॉकेट लॉन्चर वॉन्चर लेके खड़े हैं, सेंसर वेंसर के साथ जा रहे हैं, पूरी बॉडी की स्कैनिंग करके जा रहे हैं। चलो ठीक है। ये अपने साथ तैयारी करके गया था। फिर थोड़ा और अंदर जाता तो देखता है कि ब्लैक कैट कमांडोज दिख रहे हैं। यार क्या सिक्योरिटी है। फिर थोड़ा अंदर गया, देखता है नेवी के मार्कोस दिख रहे हैं, सील कमांडो, मेरीन कमांडोज दिख रहे हैं। मेरीन कमांडोज इतने पावरफुल होते हैं, वो एयर और जब मतलब एयर पे बोले, लैंड पे बोले और पानी में, तीनों में इक्वली इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। जैसे पैराट्रूपर होते हैं ना, मैरून कैप वाले, वो तो वो तो क्या होते हैं, बाई एयर ड्रॉप करके, वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं मार्कोस, जो यूएस आर्मी में जिन्हें सील कमांडोज बोलते हैं। वो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सांस रोक लेते हैं वो लोग, पड़े रहते पानी के अंदर, पता ही नहीं चलता, बुलबुला नहीं निकलता एक पानी से। या तो तुम 5 मिनट के अंदर जाओ तो बुड़ 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 बुलबुला, पानी अंदर, बंदा बाहर हो जाता है। वहां नहीं होता ऐसा, बैठे रहते हैं भाई साहब। ठीक है। बड़े और शांत बिल्कुल। उनके वेपन्स भी होते हैं जो पानी में खराब नहीं होते हैं, वैसे होते हैं उनके। ठीक है। अच्छा, फिर अंदर चला गया। अब ये और अंदर जाता है तो दरवाजा खुलता है वहां पर। वहां मतलब 6 फुट की लड़कियां बिल्कुल काले कपड़ों में बंदूक लेके ऐसे खड़ी। कैसे जाए अंदर भाई? बाकी तो कमांडो से बोल बाल के अंदर चला गया। वहां जाके बोले एक्सक्यूज मी, खड़े ना। कर्नल गद्दाफी होता था ना, जो कर्नल गद्दाफी के पास 200 के करीब, 200 के करीब लेडी कमांडोज होती थी, एक से एक खतरनाक, ब्रूटल असैसिनेशन। ठीक है। उनको अपनी बेटियां बोलता था वो। उस तरह की कमांडोज, लेडी कमांडोज। यश तो अपना भाई बढ़िया, इसने क्या करा पता है? अपनी पैंट की जेब से पीछे से गुलाब की पंखुड़ियां कलियां निकाली ऐसे करके, तो बंदूक की नलियों में ऐसे डाल दिया। मैं आई, और जैसी गुलाब देखे लड़कियों के चेहरे खिल गए, जाओ अंदर। तो भाई यश अंदर चला गया। अंदर जब ये जाता तो क्या देखता है? एक मोटा सा ट्रैक्टर का टायर कुर्सी पे बैठा होता है, उसकी इतनी गोल मुंडी, घूम के कहता है, हेलो आई एम एमआरएफ। ये उसके साथ मिलता है, चाय पानी पीता है, उससे गले वाले मिलके अपने विजिटिंग कार्ड शेयर करके वापिस आ जाता है। वापिस जब आता है नोएडा में, इसका दोस्त मलिक पूछते हैं से, भाई कैसा था? भाई क्या सिक्योरिटी थी, एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो, मार्कोस, लेडी कमांडो। तो भाई लेडी कमांडो, तेरा भाई कम थोड़ी है।
गुलाब के फूल डाल के आया उनकी बंदूक की नलियों में, छाप छोड़ के आया है भाई तेरे अंदर। ठीक है। तो व्हाट यस इज एक्चुअली डूइंग, ही इज डिस्क्राइबिंग सिक्योरिटी इन एमआरएफ फैक्ट्री कैंपस। तो इस तरह के एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज दिस? सिक्योरिटी नहीं है ये, सिक्योरिटीज एनालिसिस है। ठीक है आकांक्षा। तो बता क्या होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस? नहीं उसको नहीं पढ़ना है, उसको नहीं, किताबें ना पढ़। ठीक है। ठीक है। एक बच्चा था जिससे अकाउंटेंसी में 100 आए थे, क्योंकि वो एक टी शर्ट पहन के आया और उसमें लिखा था कॉमर्स, और घंटे की शेप बनी हुई थी। घंटा बना हुआ था बेल, घंटा, और नीचे कॉमर्स लिखा हुआ था। उसके बाद जो बैग था उसमें पता लिखा था, क्या लिखा रहता था? आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन स्पॉइल्ड मी। इतना अजीब किस्म का बंदा था, लेकिन अकाउंटेंसी में 100 लाया था वो। ठीक है। सो तुम जो किताबें पढ़ते हो ना, तो दिमाग स्पॉइल हो जाता है। सो व्हाट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस? यश भाई साहब गए। और अब हंसने वाली बात क्या है बताओ? ऑनलाइन तो ये तो मजाक उड़ाने, और ऑफलाइन वाला मुझे। अनुष्का तुम बताओ, चलो ये तो सब बेकार लोग हैं। लक्षिता, जय वीरू, ठीक बोले? सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलो नंदिनी, तुम लोग भाई लोगों, तो एग्री हो या नहीं? टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम प्लीज, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी बताइए। नहीं, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये सब फालतू की कहानी थी यश बाबा का दिल रखने के लिए। ही इज फीलिंग लो दीज डेज, पोस्ट करवा चौथ इज फीलिंग वेरी लो, इसलिए कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ये घर जाके मेरे नाम का कुल्ला करेगा, करेगा मास्टर आओ फिर ऐसे करके, तो देखें। पहली बात समझिए, सिक्योरिटीज कहते हैं शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को। जब आप किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो मैंने बताया आपकी 3 एक्सपेक्टेशन होती है। क्या मेरा पैसा सेफ है? क्या मेरा पैसा ग्रो कर रहा है? और क्या मुझे मेरे पैसे का रिटर्न मिल रहा है? सो एनी सच एनालिसिस which deals in which tells you safety of fund in any investment opportunity, regulative return and capital appreciation, उसको क्या बोलते हैं आप? सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं बोलते। मैंने पहले टर्म सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी थी, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसे बदल के क्या बनाया? सिक्योरिटीज एनालिसिस बनाया। ठीक है। काउंटिंग में सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स। तो जरा पढ़ें क्या लिखा है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टर कम्स टू नो whether the firm is fulfilling his expectation with regard to पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब रिटर्न, नंबर 2 कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड सिक्योरिटी ऑफ द मनी। ऐसे एनालिसिस को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलते हैं। इज दैट फाइन? चलो आगे बढ़ते हैं। बारी आती है क्या क्रेडिट एनालिसिस की। जाने जरा क्या होता है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपका बैकग्राउंड चेक करता है। बैंक आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो होती है 4-5 साल की मंगवा लेता है। ठीक है। और बैंक जानने की कोशिश करता है कि क्या आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वेदर यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग लोन और नॉट। तो ऐसा एनालिसिस, जिससे हम किसी कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि वेदर द पर्सन इज केपेबल ऑफ गेटिंग लोन और नॉट, या वेदर वी हैव टू लेंड मनी टू द पर्सन और नॉट, वेदर पर्सन इज केपेबल ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल और नॉट। ऐसे एनालिसिस को कहते हैं क्रेडिट एनालिसिस। यानी कि जब कोई तीसरा आउटसाइडर व्यक्ति आपकी फर्म का एनालिसिस करता है कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है जी। यानी कि आपकी कंपनी का एनालिसिस कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। पढ़ें जरा क्या लिखा है। Such analysis is useful when firm offers credit to a new customer or a dealer. The manager of the firm would like to know whether to allow extend credit to them or not. Such analysis are also useful for a bank before granting loan. अगर आप लोन देते समय किसी बंदे का एनालिसिस कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट एनालिसिस कहलाएगा। या आपको एनालिसिस कर रहा है, क्रेडिट एनालिसिस कहलाएगा। गॉट इट? अच्छा ठीक है जी। अब मान लो कि अ, रुद्र घर बसाना चाह रहे हैं। तो मम्मी ने कहा बेटा देख, तेरा घर तभी बसाएंगे जब तेरा पैकेज जो है वो 3 लाख पर एनम का होगा, जब तेरे पास अपना घर होगा, जब तेरे पास अपना चौपहिया वाहन होगा। ठीक है। और जब तेरे पास कोई एलिजिबल लड़की होगी। ठीक है।
ये नहीं कि घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी, शादी कराओ शादी कराओ, तो लड़की तो लाओ कहाँ से? ऐसे थोड़ी होगा। एक बार क्या होते हैं, संता भाई साहब ना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। 1 साल तपस्या करी, 2 साल तपस्या करी, 3 साल तपस्या करी। भगवान कहता है खुद से टिकट तो ले ले, तभी तो तेरी लॉटरी लगाऊंगा मैं। ठीक है रुद्रा, गाड़ी भी है, घर भी है, और क्या है, सैलरी भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो मामा ने कहा 4 कंडीशन पूरी होंगी तो ही हम क्या करेंगे, आपका हिसाब किताब करेंगे। तो बिफोर गोइंग इन टू द मार्केट ऑफ मैरिज ही ensured ही मस्ट हैव 50 लाख रुपीज का पैकेज। ये ना, आपने देखा ना मैट्रिमोनियल आते हैं, रूम वांटेड, ब्राइड रिक्वायर्ड, ऐसा करके आता है ना। उसमें देख लिया कि जो एलिट मैट्रिमोनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 50 लाख से 1 करोड़ का पैकेज लड़के का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 5,000 स्क्वायर फुट का घर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद क्या, अकेला लड़का होना चाहिए, वो भी ठीक है, बहन की तो शादी हो गई। ठीक है, और और क्या, गाड़ी होनी चाहिए डिफेंडर है लड़के के पास, बढ़िया है, हो गया हो गया। अब क्या चाहिए? तो ठीक लो, तो अखबार देख रहे हो, है ना? तो बात समझिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप बैंक जाएं और आपका लोन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो, तो उससे पहले क्या करते हैं, आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। तो जब लोन लेने से पहले हम अपना सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे तो बोलते हैं डेट एनालिसिस। बिफोर टेकिंग एनी लोन यू चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग एंट्री इनटू गृहस्थ आश्रम। if Rudra checks all the parameters and सारे फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल सारे पैरामीटर जब चेक कर लेता है, तब जाके डिसाइड होता है कि हाँ ही इज रेडी टू गो इनटू द मार्केट ऑफ मैरिज। तो डेट एनालिसिस किसको बोलेंगे भाई हम लोग? वो एनालिसिस जो फर्म करती है अपने आप का, उसे डेट एनालिसिस। और जब फर्म करती है किसी दूसरे का, तो क्या बोलते हैं उसे? क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। फिर है डिविडेंड डिसीजंस। फर्म हैज टू डिसाइड whether dividend is to be given, declared, or it has to be retained for future growth and expansion। ये इस कैटेगरी में जाता है। और जनरल बिजनेस एनालिसिस होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अब बारी आई पार्टीज इंटरेस्टेड, वही है, मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि हम बिजनेस को बंद रखें या चलाएं या आगे बढ़ाएं या डाइवर्सिफाई करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एलजी। एलजी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? लकी गोल्ड स्टार। एलजी क्या करता है कि मार्केट में अगर उसके प्रोडक्ट 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो वो चालू करेगा, वरना वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे एलजी के पहले मोबाइल फोन आते थे, एलजी ने क्या किया, अपने मोबाइल फोन की मार्केट में पहले क्या होता था, पहले ब्लैकबेरी जो होता था वो नंबर 1 होता था, सैमसंग होता था, एप्पल थोड़ा दूर दूर तक नहीं होता था। एप्पल उस समय पे एप्पल नहीं था उसके साथ कंपटीशन में, क्योंकि एप्पल इवॉल्व हो रहा था उस समय पे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s की बात कर रहा हूँ, उस समय। ठीक है, फिर एप्पल मार्केट में आया, सैमसंग उसका कॉम्पिटिटर बना। फिर वो ओप्पो, एमआई वगैरह आने शुरू हो गए, तो एलजी जो है पीछे खिसक गया। अब एलजी आ गया चौथे पांचवें नंबर पे, एलजी ने उसे बेच दिया। इसे बेच दिया, मोटरोला को बेच दिया। इंडिया में एलजी के फोन नहीं बनते, आप नहीं देखेंगे आप, क्योंकि उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि अगर आप 1 2 3 हैं तो आप रहेंगे, नहीं होंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। एलजी के एयर कंडीशनर चलते हैं, अगर एलजी के एयर कंडीशनर 1 2 3 रहेंगे तो चलाएगा, नहीं रहेंगे तो बाहर निकल जाएगा। एलजी के टेलीविजन देखे होंगे आपने, अगर 1 2 3 है तो चलेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो मैनेजमेंट क्या चाहता है कि भाई मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करूं, डाइवर्सिफाई करूं ना करूं, ये इन्फॉर्मेशन उससे किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलती है। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन हमेशा क्या चाहते हैं, भाई पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेंगे, बोनस मिलेगी, सैलरी मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको चाहते हैं। शेयर होल्डर और ओनर और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सेफ्टी ऑफ फंड्स, रेगुलेटिव रिटर्न, और क्या, एप्रिसिएशन ऑफ मनी, ये चाहते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर चाहते हैं क्या, कि क्या कंपनी के बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, इसके बेस पे हम इन्वेस्टमेंट का फैसला ले सके नहीं ले सके। सप्लायर क्रेडिटर क्या देखते हैं, हमारा पैसा फंसेगा तो नहीं, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये वो देखते हैं। बैंक और लेंडर क्या देखते हैं, वेदर टू ग्रांट मनी और नॉट, इसके लिए क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। रिसर्चर क्या करते हैं, इंडस्ट्री का ट्रेंड पता लगाते हैं, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, इंडस्ट्री इज स्टेगनेंट, इंडस्ट्री इज डाउनिंग, ये पता लगाते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन कौन आता है, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस आर कंप्लाइड और नॉट। अब कस्टमर सबसे फालतू चीज है, कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भाई अगर आप कोलगेट पामोलिव का कोलगेट टूथपेस्ट खरीदते हो, तो आपको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो उसके खरीदने से पहले? हैं? बताइए, फिर कभी कभी देखा है, लेक्मे का आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो पहले आप लेक्मे का वो देखोगे कि भाई फाइनेंशियल कैसे हैं?
ठीक है। आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो तनिष्क के या टाइटन की कोई घड़ी खरीदो, आप ये देखो कि टाइटन के शेयर कैसे चल रहे हैं। शेयर बढ़िया चल रहे हैं, मैं तो ही खरीदूंगी घड़ी। नहीं करते ऐसा, दे दिया पता नहीं फालतू में। क्या लिख रहे हैं फतेह को, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कस्टमर हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट कंटिनेंस ऑफ द एंटरप्राइज। अरे तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या तुम वो होठों पे लाली लगाना छोड़ दोगे? नहीं ना। पता चला लेक्मे बंद हो गया तो क्या स्त्रियां लाली लिपस्टिक लगाना बंद कर देंगी? नहीं करेंगी ना, किसी और कंपनी का लगा देंगी। फालतू की बातें करते हैं यहाँ पर। बट कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं। व्हेन दे हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट विद और आर डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्राइजेस। पता चला मदर डेयरी का डब्बा कुल बंद हो गई तो क्या दूध पीना ही बंद कर देंगे? नहीं। आप वो कंट्री डिलाइट वाले का ले लेंगे, आप वो अमूल वाले का ले लेंगे, पारस वाले का ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। है ना। कि मदर डेयरी में स्ट्राइक होगी, मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, अच्छे 5 दिन रुक जा, मदर डेयरी जब खुलेगी तब तुझे दूध पिलाएंगे हम लोग। नो। कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है ना एफएमसीजी में, ऐसा कुछ नहीं होता। पता चला यश भाई साहब करवा चौथ की मेहंदी लगा रहे हैं, पता चला मेहंदी कंपनी के स्ट्राइक हो गई तो क्या दूसरी मेहंदी नहीं लगाएगा क्या बच्चा? लगाएगा ना। लगाएगा ना। ठीक है। लिमिटेशंस क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की आगे बोल रहे हैं। थ्योरेटिकल है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है। इट टेल्स यू ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, इट कांट टेल यू प्रेजेंट, इट कांट टेल यू फ्यूचर, कुछ नहीं। प्राइस देखो, जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वही समय यहाँ पर इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो उससे सफर करता है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस नहीं है। पर्सनल बायस कैसे? मान लो मुझे किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो शानदार दिख रही है, ईपीएस शानदार दिख रहा है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, है ना, डेटा टर्नओवर रेशो ये खराब दिख रही है, और मैंने हाईलाइट क्या कर दिया, डेटा टर्नओवर रेशो खराब है, ये खराब है, ये खराब है, और अच्छी चीजें छुपा दी। एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है ना, वैसा करके होता है। ऐसे ही वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं जिसके रिजल्ट्स खराब आते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बचपन में समझाई थी आपको। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करके ऐसा होता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका चैप्टर क्या हुआ, इलेपो खत्म हुआ। ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर, इतना बड़े दिन है ना आज का। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अब।